जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बारे में कहा जाता है कि वहाँ गलत तथ्यों की भरमार है। बहुत सारे राजनीतिक दल, बहुत सारे नेता भी तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं ताकि उनको राजनीतिक लाभ मिल जाए और भोली भाली जनता, नासमझ लोगों को बरगलाया जा सके, बहकाया जा सके। लेकिन जब एक पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के सोशल मीडिया हैंडल से उनकी पत्नी खुद गलत तथ्य रखने लगे, गलत तर्क प्रस्तुत करने लगे, तो फिर इसको क्या कहा जाएगा। दोस्तों, बात कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की हो रही है। दोस्तों, ये कहा जाता रहा है कि हेमंत सोरेन खुद तो बहुत अच्छे हैं, सौम्य हैं, सरल हैं, मिलनसार हैं, भले हैं, लेकिन उनके सलाहकारों की मंडली ने उन्हें इस हाल में पहुंचा दिया कि सत्ता चली गई और उन्हें खुद भी जेल जाना पड़ा। तो क्या कल्पना सोरेन भी उन्हीं गलत सलाहकारों से घिर गई हैं? और क्या उनकी भी स्थिति कहीं वैसे ही होने जा रही है आगे चलकर जैसी फिलहाल हेमंत सोरेन की है? और इसका अंदाज़ा उनके एक ट्वीट से मिल जाता है। उनका 21 मार्च का ट्वीट यही संकेत दे रहा है। कल्पना सोरेन ने इस ट्वीट को भावनात्मक बनाने की भरसक कोशिश जरूर की है, लेकिन इसमें इतने सारे गलत तथ्य और इतने लचर तर्क हैं कि गले से नहीं उतर रहे। और इतना ही नहीं, इस ट्वीट ने सोरेन परिवार की लड़ाई और परिवार की दबी छिपी ढकी बातों को भी जनता के बीच लाकर छीछा लेदर का मुद्दा बना दिया है। दोस्तों, कल्पना सोरेन का ट्वीट देख लेते हैं। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि हेमंत जी के लिए स्वर्गीय दुर्गादा सिर्फ बड़े भाई नहीं बल्कि पिता तुल्य अभिभावक के रूप में रहे। 2006 में ब्याह के उपरांत इस बलिदानी परिवार का हिस्सा बनने के बाद मैंने हेमंत जी का अपने बड़े भाई के प्रति आदर तथा समर्पण और स्वर्गीय दुर्गादा का हेमंत जी के प्रति प्यार देखा। हेमंत जी राजनीति में नहीं आना चाहते थे, परंतु दुर्गा दादा की असामयिक मृत्यु और आदरणीय बाबा के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें राजनीति के क्षेत्र में आना पड़ा। आगे कल्पना सोरेन लिखती हैं कि हेमंत जी ने राजनीति को नहीं बल्कि राजनीति ने हेमंत जी को चुन लिया। जिन्होंने आर्किटेक्ट बनने की ठानी थी, उनके ऊपर अब झामुमो आदरणीय बाबा और स्वर्गीय दुर्गादा की विरासत तथा संघर्ष को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। इसके बाद उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का इतिहास लिखा है थोड़ा बहुत, और फिर अंत में लिखा है कि सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। दोस्तों, अब आते हैं कल्पना जी के इस दावे पर कि हेमंत सोरेन राजनीति में नहीं आना चाहते थे, परंतु दुर्गा दादा की असामयिक मृत्यु और आदरणीय बाबा के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें राजनीति के क्षेत्र में आना पड़ा। हेमंत जी ने राजनीति को नहीं बल्कि राजनीति ने हेमंत जी को चुन लिया। तो आइए इसका थोड़ा फैक्ट चेक करते हैं। दोस्तों, हेमंत सोरेन ने अपना पहला चुनाव 2005 में दुमका सीट से लड़ा था और इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज नेता स्टीफन मरांडी का टिकट काटा गया था। स्टीफन मरांडी टिकट काटे जाने के बाद बागी हो गए थे और निर्दलीय चुनाव लड़कर उन्होंने हेमंत सोरेन को हरा दिया था। इस चुनाव में हेमंत ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के रूप में 19,610 वोट पाए थे और तीसरे नंबर पर रहे थे। स्टीफन मरांडी को 41,340 वोट मिले और उन्होंने जीत हासिल की। दूसरे स्थान पर बीजेपी के मुहर्रिल मुर्मू रहे थे। 21 मई 2009 को दुर्गा सोरेन का आकस्मिक निधन हो गया था। करीब एक महीने पहले ही उन्होंने गोड्डा से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। 16 अप्रैल 2009 को गोड्डा लोकसभा सीट के लिए मतदान हुआ था और 23 मई को नतीजे आने थे, लेकिन नतीजों की घोषणा के 2 दिन पहले ही दुर्गा सोरेन अपने घर में, बोकारो के जैना मोड़ स्थित अपने घर में मृत पाए गए। 21 मई को दुर्गा सोरेन का निधन हुआ। गुरुजी पुत्र के वियोग में टूट से गए थे और यही वो समय था जब हेमंत सोरेन को गुरुजी ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। दुर्गा सोरेन की मौत के ठीक 1 महीने 2 दिन बाद 24 जून 2009 को हेमंत सोरेन को राज्यसभा के लिए चुना गया और वह पहली बार कोई चुनाव जीतकर संसद के ऊपरी सदन के सदस्य बने। इसके कुछ महीने बाद हुए विधानसभा के चुनाव में हेमंत सोरेन दुमका सीट से जीते और 4 जनवरी 2010 को
राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सितंबर 2010 में वह भारतीय जनता पार्टी आजसू और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में डिप्टी सीएम बन गए और उसी विधानसभा के कार्यकाल में 2013 में वे झारखंड के मुख्यमंत्री भी बन गए, पहला चुनाव जीतने के बाद। तो दुर्गा सोरेन के बाद हेमंत सोरेन ने उत्तराधिकार संभाला, विकल्प बने, लेकिन राजनीति में वे बड़े भाई दुर्गा सोरेन के निधन के बाद नहीं आए। वे दुर्गा सोरेन के निधन के करीब 7 साल पहले यानी 2003 में ही आ चुके थे, जब उन्होंने झारखंड छात्र मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। इसके 2 साल के बाद हेमंत सोरेन ने 2005 के झारखंड विधानसभा चुनाव में दुमका से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। तो सवाल है कि हेमंत सोरेन की पत्नी होने के बावजूद क्या कल्पना सोरेन जी को यह बात पता नहीं है? फिर उनसे एक ग्लोबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत तथ्य रखने की चूक कैसे हो गई? इन तथ्यों को तो कोई भी इंटरनेट पर हासिल कर सकता है। पुराने लोग, पत्रकार लोग, पुराने जो राजनीति से जुड़े लोग हैं, सब जानते हैं इस बात को कि हेमंत सोरेन का राजनीति में आना तयशुदा था, पूर्व निर्धारित था। ना होता तो वे 2003 में छात्र मोर्चा में क्यों जाते, या 2005 में गुरुजी या झारखंड मुक्ति मोर्चा उन्हें प्रत्याशी क्यों बनाते? यदि 2005 में हेमंत सोरेन जीत गए होते तो वहीं से उनकी संसदीय जीवन की शुरुआत हो जाती। यह बात आईने की तरह साफ और स्पष्ट है कि हेमंत जी ने ही राजनीति को चुना था, अपनी मर्जी से चुना था, न कि राजनीति ने हेमंत जी को। दूसरी बात जो कल्पना सोरेन ने लिखी है कि जिन्होंने आर्किटेक्ट बनने की ठानी थी, उनके ऊपर अब झारखंड मुक्ति मोर्चा, आदरणीय बाबा और स्वर्गीय दुर्गादा की विरासत तथा संघर्ष को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन दोस्तों, हेमंत सोरेन ने 12वीं करने के बाद बीआईटी मिश्रा में आर्किटेक्चर की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया था। 1975 उनके जन्म का आधिकारिक साल है। आमतौर पर 12वीं पास करते करते कोई विद्यार्थी लगभग 18 साल की उम्र का हो जाता है। इस लिहाज से बीआईटी में दाखिला लेते वक्त हेमंत सोरेन भी उसी उम्र के आसपास के होंगे। तो इस लिहाज से वह 1993-94 का साल रहा होगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है, उन्होंने ड्रॉप आउट ले लिया था। लेकिन अगर वे 5 साल के आर्किटेक्चर की पढ़ाई पूरी भी कर लेते तो 1998-99 तक वे आर्किटेक्ट बन चुके होते, और जब दुर्गा सोरेन का निधन हुआ तो अच्छा खासा करियर उनका बन चुका होता 6-7 सालों में। दोस्तों, 21 मई को दुर्गा सोरेन का निधन हुआ। उस वक्त हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन के साथ दिल्ली में थे। वे वहाँ यूपीए की बैठक में हिस्सा लेने गए थे। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि हेमंत सोरेन राजनीति में दुर्गा सोरेन की मौत के 5 साल पहले ही आ चुके थे। 5 साल क्या, बल्कि 7 साल पहले आ चुके थे, चुनाव लड़ चुके थे, पिता के साथ यूपीए की बैठकों में हिस्सा भी ले रहे थे। आखिर कल्पना सोरेन को इन गलत तथ्यों को अपने नाम से और हेमंत सोरेन के हैंडल से जारी करने की सलाह किसने दी होगी? कल्पना सोरेन का यह ट्वीट विरोधाभासों से भरा है। दोस्तों, तथ्यों की बात हो गई, अब आते हैं विरासत और विकल्प की बात पर। बकौल कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन बड़े भाई के निधन के बाद पार्टी और परिवार के उत्तराधिकारी बने। तो इस लिहाज से हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जो वैक्यूम बना, जो जगह खाली हुई, उसका विकल्प, उसका उत्तराधिकार तो बसंत सोरेन को बनना चाहिए था, क्योंकि वे गुरुजी के बेटे हैं। लेकिन हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद पैदा हुए वैक्यूम को कल्पना सोरेन भर रही हैं। हेमंत सोरेन की जगह उन्होंने ली है। तो क्या इस लिहाज से कि जब कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन का विकल्प बन सकती हैं, तो दुर्गा सोरेन की जगह सीता सोरेन को विकल्प नहीं बनाया जाना चाहिए था? दोस्तों, कल्पना सोरेन पढ़ी लिखी हैं, भली महिला हैं, भद्र महिला हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने आप को संभाला है और पार्टी का प्रमुख चेहरा बनी है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि कल्पना सोरेन राजनीति में नई हैं, अनुभवहीन हैं। राजनीति में कही गई बातों से ज़्यादा महत्व अनकही बातों का होता है, बॉडी लैंग्वेजेस का होता है, फेशियल एक्सप्रेशंस का होता है, और इन सब पर ज़्यादा डिबेट होती है बनिस्बत की कही गई बातों के। कल्पना सोरेन के इस ट्वीट के बाद सीता सोरेन और उनकी बेटियों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के नाम की दुहाई देकर घड़ियाली आंसू बहाने वालों से मेरी विनती है
कि मेरे मुंह में उंगली न डालें, वरना मैंने और मेरे बच्चों ने भयावह सच्चाई उजागर की तो कितनों का राजनीतिक और सत्ता सुख का सपना चूर चूर हो जाएगा। अगर कल्पना सोरेन ने दोस्तों ये ट्वीट नहीं डाला होता तो सीता सोरेन के भाजपा में जाने का कोई ख़ास असर नहीं दिख रहा था, लेकिन अब उन्होंने मौका दे दिया है आमने सामने की लड़ाई का। और अब यह लड़ाई और बिलो द बेल्ट जाएगी, क्योंकि भाजपा इस खेल की मास्टर है और वह दूसरों को भी अपने लेवल तक ले आती है। सीता सोरेन को भाजपा में लाने का मकसद भी यही था कि सोरेन परिवार की अंदरूनी कलह को सार्वजनिक किया जाए, पब्लिक डिबेट का मुद्दा बनाया जाए, छीछा लेदर की जाए, और कल्पना सोरेन के इस ट्वीट ने ये मुद्दा दे दिया है। तो दोस्तों, कल्पना सोरेन जी को उनके जिन राजनीतिक सलाहकारों ने यह ट्वीट करने की सलाह दी होगी या इस ट्वीट को करने से रोका नहीं, वे या तो खुद राजनीतिक रूप से कच्चे हैं, नासमझ हैं, अपरिपक्व हैं, या फिर बेहद शातिर हैं। और ऐसे सलाहकार दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा और मैंने जो बातें अभी कहीं, उन बातों पर, कल्पना सोरेन जी के ट्वीट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये बात कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।